हेलो स्टूडेंट्स, बी ए थर्ड ईयर सामाजिक विचारक के रूप में आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के जीवन के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता से आचार्य राजकीय महाविद्यालय के हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 तथा मृत्यु 1903 में हुई। आप समाजशास्त्र के अंग्रेजी पिता कहलाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रेमंड हैरो का कहना था कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र को जन्म दिया, किंतु हर्बर्ट स्पेंसर ने उसमें रंग भरे तथा उसको इंग्लैंड में प्रचारित किया तथा उसको एक नए विषयों के रूप में अत्यंत प्रमुखता प्रदान की। 19वीं सदी में स्पेंसर ने इंग्लैंड में ऑगस्ट कॉम्ट के विचारों को तेजी से आगे बढ़ाया। हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों के बारे में अध्ययन करने पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानना अति आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल सन 1820 को इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान में पर हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता चाचा के साथ हुई। आपकी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आपके पिता अध्यापक थे। आपकी बौद्धिक विचार शक्ति पर तत्कालीन विद्वान जॉन स्टुअर्ट मिल का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। आपने अपने जीवन काल में आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु तथा परिवार की सहायता करने हेतु 17 साल की उम्र में ही रेलवे में अप्रेंटिस इंजीनियर की नौकरी प्रारंभ की, किंतु आपका जो बौद्धिक स्वभाव था उसका वहाँ मन नहीं लगा, क्योंकि आप अपने चाचा थॉमस की भांति चर्च की बढ़ती सत्ता के विरोधी थे। अतः आपने वो इंजीनियर का पद जल्दी छोड़कर लेखन का कार्य प्रारंभ किया
और आपने इकोनॉमिस्ट नामक साप्ताहिक पत्रिका के उप संपादक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। आपने एक लेख द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट में भी पब्लिश किया, जिसने उस समय लंदन में काफ़ी तहलका मचाया तथा एक लेख द डिसीजंस ऑफ डिसेंट में चर्च का विरोध कर आप चर्चित हुए। स्पेंसर ने सन 1851 में अपनी प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स, जिसे हम सामाजिक स्थिति विज्ञान के रूप में भी जानते हैं, में सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए। स्पेंसर जीवन पर्यंत अविवाहित रहे तथा आपकी मृत्यु सन 1903 में हुई। आपने अपने जीवन में लेखन कार्य बहुत अधिक किया और उसी का परिणाम था कि आपने 1851 में प्रथम पुस्तक सोशल स्टैटिक्स प्रकाशित की और उसके पश्चात निरंतर कुछ वर्षों के बाद आपने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की, जो निम्न प्रकार: सिंथेटिक फिलॉसफी 1859, फर्स्ट प्रिंसिपल्स 1862। इसके पश्चात प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, जो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, प्रथम वॉल्यूम 1864 में तथा दूसरा 1867 में प्रकाशित हुआ। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी एक अन्य पुस्तक जो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई, प्रथम वॉल्यूम 1870 में तथा दूसरा खंड इसका 1872 में प्रकाशित हुआ। आपने समाजशास्त्र की विस्तृत व्याख्या करते हुए द स्टडी ऑफ सोशलॉजी नामक पुस्तिका लिखी, जो 1873 में प्रकाशित हुई। आपने अपने जो बौद्धिक ज्ञान समाजशास्त्र के क्षेत्र में पनपा, उसे आपने लेखबद्ध करते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी वॉल्यूम फर्स्ट 1876 में तथा इसी पुस्तक के 2 अन्य खंड 1879 तथा 1896 में प्रकाशित किए। आपने न केवल फिलॉसफी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, इसके अतिरिक्त आपने एथिक्स यानी नीति शास्त्र पर भी अध्ययन किया और उस संबंध में प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई, प्रथम 1879 में तथा द्वितीय 1893 में। एक अन्य पुस्तक डिस्क्रिप्टिव सोशलॉजी 1890 में प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त भी स्पेंसर ने अपने जीवन में अनेक पत्रिकाओं में अपने लेखों का प्रकाशन किया, जो साम्राज्यवादी परंपराओं एवं धार्मिक अंधविश्वासों के विरोध में लिखे गए। आप डर्बी फिलोसफिकल सोसाइटी, पार्टी ऑफ ह्यूमैनिटी तथा एक्स क्लब के सदस्य भी रहे। हर्बर्ट स्पेंसर को समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके सामाजिक उद्विकास के संबंध में बतलाए गए सिद्धांत के बारे में बहुत अधिक ख्याति है। 19वीं सदी में समाजशास्त्रीय विचारधारा में उद्विकासीय विचारधारा
को काफ़ी प्रमुखता प्रदान हुई और उसी समय समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा, जो कि प्राणी शास्त्र में डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत से ग्रहण की गई, स्पेंसर ने उसको एक अलग रूप में समझा। यहाँ डार्विन के अनुसार जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता तथा समानता से विभिन्नता की ओर हुआ है। स्पेंसर ने इस विचार को समाज पर लागू किया। उद्विकास क्या है, इस पर बहुत अधिक व्याख्या ना करते हुए हम इसे संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं, जो एक सूत्र के माध्यम से हम समझने में सरलता हो। उद्विकास अर्थात निरंतर परिवर्तन, ऐसा निरंतर परिवर्तन जो एक निश्चित दिशा में हो तथा जिसमें निरंतर गुणात्मक अंतर आता रहे तथा ढांचे व कार्य में भिन्नता हो। पारिभाषिक रूप में हम इसे कह सकते हैं कि उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि उद्विकास एक निरंतर होने वाला परिवर्तन तथा एक निश्चित दिशा में होता है। उद्विकास में सदैव सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन धीमी गति का है और यह उद्विकास की प्रक्रिया सार्वभौमिक है, अर्थात सभी जगह सभी कालों में हमें देखने को मिलती है। उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है, यानी आंतरिक वृद्धि से हमें बाह्य रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। यह समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। उद्विकास को समाजशास्त्र रूप में एक मूल्य रहित प्रक्रिया माना गया है। उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात जो एक बार उद्विकास के रूप में कोई वस्तु विकसित हो चुकी है तो वहाँ से वो अपना प्रारंभिक रूप प्राप्त नहीं कर सकती। उसके लिए उसे ऐसा करना संभव नहीं। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज और साम्यवाद में सादृश्यता स्थापित कर सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किया। यह सादृश्यता का अर्थ है कि दोनों में समानताएं देखना। स्पेंसर का मत है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से विभिन्नता, सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी समानता से विभिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है तथा अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बढ़ा है। प्रारंभिक समाजों में विभिन्न इकाइयों के कार्य अस्पष्ट व परस्पर घुले मिले। कहने का तात्पर्य एक ही व्यक्ति अनेक कार्य कर सकता था, उसमें कहीं विशेषीकरण जैसी विशेषता देखने को नहीं मिलती थी। यह स्थिति अनिश्चितता की थी।
धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ तथा समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगे। उनमें कार्य विभाजन पैदा हो गया और विशेषीकृत पनपा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि पहले एक हकीम ही सभी मर्जों का इलाज करने में सफल थे, वहीं आज अलग अलग रोग के लिए अलग अलग स्पेशलाइज व्यक्ति या डॉक्टर को हम अपना कार्य करते हुए देखते हैं। तो कोई आँखों का डॉक्टर है, कोई हृदय संबंधी बीमारियों का डॉक्टर है, कोई श्वसन तंत्र संबंधी व्याधियों का डॉक्टर है। कहने का तात्पर्य कि जैसे जैसे हमने बुद्ध विकास रूप में गुणात्मक वृद्धि प्राप्त की है, वैसे वैसे हमारा कार्य विभाजन हुआ और विशेषीकरण पनपा है। इसी कारण जहाँ प्रारंभ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य कोई किसी एक ही संगठन या संस्था से जुड़े थे, वहीं अब इन कार्यों करने के लिए अलग अलग संस्थाएं और संगठन बनी हुई है, जिससे कि विभिन्न संस्थाओं के बीच में पारस्परिक निर्भरता बढ़ गई है। आज हम स्पेंसर के विचारों को यहीं विराम देंगे और एक अन्य वीडियो में इनके विचारों को और अधिक विस्तृत रूप में अध्ययन करने की चेष्टा करें। धन्यवाद।